सिलेक्शन के नतीजे को कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। जो सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन का था वो नून के वजीर आजम का हमजुल्फ था, तो फिर धांधली कैसे हो गई? ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। कोरोना वायरस का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब हैं। सिंध गवर्नमेंट भूखे लोगों को अब लॉकडाउन नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के गले में फूलों के हार पहनाना जिस पर लिखा हो आटा चोरी में नंबर 1, चीनी चोरी में नंबर 1। यकीन करें, आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस की चौथी लहर जो है अब वो शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। जो भारतीय डेल्टा वेरिएंट है वो ख़तरनाक होता जा रहा है। जो कौमी इस वक्त जो पॉजिटिविटी की मस्बत केसेस की शरह है, यानी 100 में से हर 9 अफराद के जिनके टेस्ट किए जाते हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, 8.8% तक पहुंच चुकी है। अब जो केसेस हैं मस्बत वो 2000 से पर वीक में, अब जो पर डे हैं वो 5000 पे चले गए। एक हफ्ते के अंदर अंदर अमवात जो हैं वो 60 से बढ़ चुकी हैं। ऐसे में असद उमर साहब का यह कहना है कि मज़ीद बड़े शहरों के अंदर पाबंदियाँ सख्त करने का उन्होंने इंदिया दिया कि सख्त की जा सकती हैं। जबकि सिंध हुकूमत ने जो लॉकडाउन लगाया है उस पर इमरान खान साहब ने आज सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जब मईशत ऊपर जा रही है तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं बनती थी कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए था। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस तरह का सख्त लॉकडाउन लगाकर वो लोग जिनके घरों में रोटी नहीं है उनको मज़ीद भूख का शिकार करने के मुतरादिफ है ये फैसला। बड़ी सख्त तनकीद आई उनकी तरफ से। इससे पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के जो वज़रा हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं दीगर, वो भरपूर तरीके से इस लॉकडाउन के सिंध हुकूमत के फैसले को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ मिसमैनेज भी हुई हैं चीज़ें, जिस तरह वैक्सीनेशन सेंटर्स के बाहर तवील कतारें लग गई, लोगों की ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई थी पहले, बाद में फिर छोटी ट्रांसपोर्ट खोली गई और जो मोटरसाइकिल पर डबल सवारी है वो खोली गई। लेकिन जाहिर है अब लोग जो है वो भाग रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन ज़्यादा इस वक्त जो मस्बत केसेज आ रहे हैं, वो लोग जो ज़्यादा इस वक्त इन्फेक्ट होकर अस्पतालों के अंदर आ रहे हैं, उनमें 85% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। तो ये आदाद शुमार भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बारह ये जो सियासत चल रही सिंध और सेंटर के दरमियान, इस पर हम बात करेंगे कि NCOC के होते हुए क्यों हो रहा है ऐसा। और नाज़रीन, हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज आवाम के सवालों के जवाब देते हुए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग दावा किया है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। जब एक शोर है मुल्क के अंदर, एक हंगामा खेजी है बहुत ज़्यादा, हम देख रहे हैं कि हिजान है, लोग बड़े परेशान हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर। तो खान साहब ने हैरान कर दिया सबको। उन्होंने गो बैंकिंग रेट्स कंपनी की उन्होंने एक रिसर्च जो है वो शेयर की आज। तो हम कुछ आदाद शुमार भी आपके सामने रखेंगे कि जब न्यूयॉर्क को बेंचमार्क इसमें बनाया गया तो न्यूयॉर्क में एक आम आदमी की जो कमाई है साल की वो कितनी है, पर कैपिटा इनकम उसकी कितनी है, पाकिस्तान के अंदर कितनी लोग कितना कमा रहे हैं, तो सस्ते का मवाजना क्या ये जायज़ है। और नाज़रीन, हम बात करेंगे कि कश्मीर प्रीमियर लीग के ख़िलाफ़ जो भारतीय साजिशें हैं वो नाकाम हो गई हैं। बुरी तरह से भारत को जो है हजीमत उठानी पड़ी, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि वो प्लेयर्स तिलका रत्न दिलशान या हर्षल गिब्स जो हैं जिन्हें रोकना चाहते थे वो पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बड़ी खबर है। क्या KPL जो है उस पर क्या असरात मुरतब होंगे भारत की इस साजिश के, इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है वज़ीर लगारी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम शेर जमान साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रही शैला रज़ा साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। सबसे पहले ज़रा आपको सुनाते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर ने भी सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के फैसले को तनकीद का निशाना बनाया है। ज़रा सुने उन्होंने इस बारे में क्या कहा। सिंध गवर्नमेंट को सिर्फ हमारा ये है कि देखें, जब आप लॉकडाउन करते हैं तो अपने जहन में डाल लें कि आप लोगों को भूखा रखेंगे, और अगर आपके पास वसाइल ही नहीं है लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तो भूखे लोगों को आप लॉकडाउन नहीं कर सकते। आज हिंदुस्तान के अंदर हालात देखें, गुर्बत देखें, अपनी तबाही कर ली। उनकी गवर्नमेंट ने एकदम लॉकडाउन कर दिया सोचे समझे बगैर। अब प्राइम मिनिस्टर जो है वो लॉकडाउन की जब बात कर रहे हैं तो वो भारत की मिसाल दे रहे हैं कि भारत के अंदर बड़े बुरे हालात हो गए थे जब लॉकडाउन लगा था। लेकिन जिन्होंने लॉकडाउन लगाया है यानी सिंध हुकूमत, वहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी भारत की मिसाल ही दे रहे हैं कि अगर कुछ हालात ख़राब हुए तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे अगर भारत जैसे हालात बने। ज़रा बिलावल साहब का भी सुन लें इस पर, वो क्या कह रहे हैं। ये हुकूमत हर चीज़ पे सियासत खेलना चाहते हैं, यहाँ तक कि अवामों के सेहत के और ज़िंदगी के साथ वो खेलना चाहते हैं। वो ना कुछ करने को तैयार, ना खुद कुछ करने को तैयार है, ना किसी और को कुछ करने देते हैं। अगर भारत की तरह कराची में या हमारा पूरा सूबा में कोरोना वायरस
का फैलाव होता है जैसे भारत में हुआ, तो उसका जिम्मेदार खान साहब और उनके वुज़रा जो इस किस्म के बयानात दे रहे हैं, एक नहीं दो पाकिस्तान है, हमारा ख्याल करने के बजाय वो सिंध के अवाम की बेइज्जती करवा रहे हैं, हमें जाहिल कहा जा रहा है। नज़ीर लगारी साहब, सबसे पहले मैं चाहता हूँ आपके तज़किये से डिस्कशन को ओपन किया जाए। ये जो एक लड़ाई हम फिर से देख रहे हैं, जब कोरोना वबा शुरू में आई थी तो सिंध और सेंटर के दरमियान एक बड़ी सख्त हमने देखी थी कि कई मामलात पे बहुत शदीद इख्तलाफ रहा। फिर NCOC के प्लेटफॉर्म के अंदर भी चीज़ें उलझती रहीं, लेकिन NCOC ने संभाल लिया था सिचुएशन को। अब NCOC जो है वो उसके होते हुए भी इस तरह की पब्लिकली आके एक दूसरे के फैसलों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इससे ओवरऑल जो हमारी एक स्ट्रेटजी थी, एक नेशनल स्ट्रेटजी थी, हमारी एक हम आहंगी थी उस स्ट्रेटजी के अंदर कोरोना वबा से निपटने के लिए, पहले 3 लहरों से हम सक्सेसफुली निकले हैं, वो कितनी मुतासिर हो सकती है? और इसमें जो इसका आपको मकसद क्या लग रहा है कि ये जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं, आजकल वुज़रा भी बात कर रहे हैं कि इमरान खान सिंध को फतह करने की बातें कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल मोटिव आपको उसके अंदर नजर आ रहा है जो सेंटर तनकीद कर रहा है सिंध गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को, पर्टिकुलरली लॉकडाउन को, या फिर उनकी तनकीद जायज़ है? देखें, बात यह है कि दो सूरत हाल के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि लोगों के रोज़गार का मसला है, और दूसरा पहलू यह है कि लोगों की ज़िंदगी का मसला है। हम देखते हैं कि जब पहला केस आया था तो उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने 3-4 केसेस के बाद एक लोगों को बुलाया था और उनसे मशवरों का सिलसिला शुरू किया था। उलमा के साथ मशवरे किए थे, मीडिया के साथ मशवरे किए थे, और मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी के साथ मशवरे किए थे। उस वक्त अभी तक मुश्किल से कोई 5-6 केस ही सामने आए थे। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि हमें एक सिस्टम की तरफ जाना चाहिए ताकि इसका फैलाव ना हो। उस वक्त भी हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने और उनके मुख्तलिफ जो आउटलेट्स हैं उन सब ने मुखालफत की थी कि नहीं, हमें कोई ज़्यादा सख्त इक़दाम की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने यहाँ तक कहा था कि जी ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, ये ऐसे नज़ला ज़ुकाम बिल्कुल चीज़ है। आपको याद होगा, बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात है वो रिकॉर्ड पर है, इसके तौर पर मुझे ब्लेम गेम करना हो, लेकिन बात यह है कि ये बात वज़ीर-ए-आज़म ने कभी भी सीरियस नहीं ली थी। वज़ीर-ए-आज़म ने लॉकडाउन को कभी ओनरशिप नहीं दी, वज़ीर-ए-आज़म ने कोरोना के मसले को कभी ओनरशिप नहीं दी, और वो इसको कभी, या यहाँ तक हो सकता है कि वज़ीर-ए-आज़म ने कभी पब्लिकली, बहुत कम ऐसा हुआ कि उन्होंने मास्क लगाकर ये जेस्चर दिया हो कि भाई मसला है और हम इस मसले की संजीदगी को समझते हैं। बड़े बड़े इजलास हो रहे होते हैं, तब भी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस सारी सूरत हाल में बिल्कुल, यानी काबीना जो है वो मुंह पर मास्क लगाए बैठी होती है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इसकी परवाह नहीं करते हैं। वो मैसेज भी यही देते हैं कि जी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये जो बात करती है PTI के इमरान खान ने मिसाल से अपने अमल से लीड किया है, जो स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली इख्तियार की, वो सक्सेसफुल रही, गरीब मुतासिर नहीं हुआ, इंडस्ट्री मुतासिर नहीं हुई, मईशत मुतासिर नहीं हुई। हम ज़ाहिर हमारी मईशत के हालात बहुत ख़राब हैं, सब कुछ बंद नहीं कर सकते, जिसे पूरी दुनिया ने सराहा भी। स्मार्ट लॉकडाउन को मैं समझ नहीं सका हूँ। स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है? उसका मेकअप होता है। इस्लामाबाद में आज 40 गलियां, पर्टिकुलरली 2000 की आबादी को टारगेट करके 40 गलियां सील की गई हैं, पूरे शहर को नहीं। जब कराची में लॉकडाउन लगा था, मैं खुद गया था, लाहौर में मैं गया हूँ, जाकर देखा है कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या, और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं है, आप आराम से अपने मामूल की ज़िंदगी गुजारें, और फैला है उससे, और हालात कुदरत ने आपका साथ दिया है। और जो हम बड़े बहरानों से बचते रहे, 3 बड़े जो खतरनाक किस्म के वो थे वायरस, जब आया है 3 बार कोरोना का अटैक हुआ, तो आपको, लेकिन मौजूदा डेल्टा वायरस जो है वो तो उसको बताया जा रहा है कि बहुत ख़तरनाक है, और वो इंडिया में बहुत सी जानें ले चुका है। और हमारे यहाँ इसका फैलाव वो ये होगा कि हमारे पास इतने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं हैं। बिल्कुल, अस्पतालों में लोड बढ़ रहा है। ये सही है कि लोगों के रोज़गार का मसला है, ये सही है कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल हालात होते हैं जब इस तरह का लॉकडाउन होता है, लोगों को खाने को नहीं मिलता है। हर आदमी की इतनी इस्तात नहीं है कि होटल को ऑर्डर दे कि जी हमारे घर में जो है आप 6 आदमी को खाना पहुंचा दें, उनकी सारी महीने की कमाई उस 6 आदमियों को खाने की लग जाएगी अगर वो ऑनलाइन मंगवाना शुरू करें। तो ये खतरनाक सूरत है वैसे, लेकिन मेरा ख्याल है कि
इतना वो नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर इतनी चढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर। बिल्कुल सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। खुर्रमशेर जमान साहब, एनसीओसी का प्लेटफॉर्म मौजूद है, एनसीओसी के जो सरबराह हैं असद उमर साहब, बड़ा बेहतर तरीके से सारे मामले को डील किया गया। 3 लहरों के अंदर हमने इसको सक्सेसफुली हम उससे निकल गए बाहर, चूंकि कोऑर्डिनेशन था। अब ये जो फैसला हुआ इस पर सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हमने बाज़ाब्ता आगाह किया है असद उमर साहब को भी और डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को भी, फिर बाद में हमने जो पाबंदियां थी वो भी हमने लिख के भिजवाई, हम ये चीज़ें बंद कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, उनके पूरे अप्रूवल के साथ सब कुछ हुआ। तो फिर अब इस पर सियासत करना, वो मकसद इसका कोई सियासी मोटिव है, वो जो सिंध को फतह करने की बात कर रहे हैं, या फिर वाक़तन आप अवाम के मसाइल पर ही ये सारी बात हो रही है? चूँकि ज़रा जो बंदिश है वो भी अवाम की बेहतरी के लिए ही की जा रही है। इशू क्या है सारा? अच्छा देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक बात बताऊं कि एनसीओसी जो है ये वज़ीर आज़म साहब की गाइडलाइंस के ऊपर काम करती है। वज़ीर आज़म साहब इनको गाइड करते हैं कि किस तरीके से दुनिया में हालात हैं और आपने किस तरीके से आगे परफॉर्म करना है। मुझे नहीं पता कि ये साहब कौन है जो आपके साथ बैठे हैं, मैंने इनका नाम नहीं सुना, जो कि ये फरमा रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब कोविड के लिए सीरियस ही नहीं है। ये शायद जानते नहीं हैं जी, नज़ीर लगारी साहब शायद ये जानते ही नहीं है कि आज पूरी दुनिया वज़ीर आज़म इमरान खान की मिसाल दे रही है कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर कोविड का ख़ात्मा किया है या मुकाबला किया है, इसकी मिसाल नहीं है। और प्राइम मिनिस्टर के इन इनिशिएटिव्स के बाद लगारी साहब को मैं बताना चाहूँगा, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के अंदर स्मार्ट लॉकडाउन पर अमल किया गया है। इनको ये नहीं पता कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है, मैं इनको ये भी बता दूं ताकि आइंदा कभी तबसरा करें तो इनको बताने के लिए मालूम हो कि स्मार्ट लॉकडाउन की सूरत के अंदर उन एरियाज़ के अंदर जहां पे पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा होता है, जैसे कराची के अंदर अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर या किसी टाउन के अंदर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है तो उस इलाके को जो है बंद कर दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा बाहर ना फैले। इसको कहते हैं स्मार्ट लॉकडाउन। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सूबा सिंध जो है वो अगर लोगों की ज़िंदगियों के से इतना अगर सीरियस होता तो आवाम को पीने का पानी फराहम कर देते। ये अगर लोगों को बीमारियों से बचाना चाहते तो वैक्सीन्स का इंतज़ाम कर देते। यहाँ पे सर हालात ये हैं कि लोगों के पास अगर बच्चों को कुत्ते काट जाए ना तो रेबीज़ की दवाई यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये तो शुक्र करें वज़ीर आज़म इमरान खान का जिन्होंने मुफ्त वैक्सीन पूरे पाकिस्तान के अंदर फराहम कर दी है। फेलियर कहाँ है मैं आपको बताऊं, आज अगर कराची के अंदर अगर रेट बढ़ा है तो उसका रीज़न ये है रेट बढ़ने का, उसका रीज़न ये रेट बढ़ने का कि यहाँ पर आपने एसओपीज़ के ऊपर अमल नहीं कराया। आप देखते रहे कराची के अंदर क्या सूरत हाल रही है, आप फेल हुए। और कहाँ पे होता है कि जब आपने ये लोगों का पैगाम, वो कह रहे हैं मरी हमने देख लिया, पंजाब देख लिया, इस्लामाबाद देख लिया, कह रहे कहीं पे भी अमल दरामद नहीं था। वो कह रहे सिंध को वैसे बिला जवाज तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि यहाँ अमल दरामद नहीं था। जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका फेलियर था, ये नाकाम हुए। आप देखें ना कि सिंध सेक्रेटरीट के अंदर आप चले जाएं, सिंध सेक्रेटरीट के अंदर आपको लोग नहीं मिलेंगे मास्क पहनते हुए। तो ये फेलियर तो इनका था। जब पिछला लॉकडाउन इन्होंने लगाया तो आपके वजीर आला साहब तो भाषण देते रहे लेकिन उन्होंने लोगों को राशन नहीं दिया। ये तो ईदी जैसे इदारे, सैलानी जैसे इदारे और बाकी तमाम सियासी जमातों ने गली मोहल्लों के अंदर राशन बांटा। अब आपको अंदाज़ा है कि कराची कितना बड़ा शहर और करोड़ों लाखों लोग यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दिहाड़ीदार हैं जो सुबह कमाते हैं और रात को अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं। अब आपका फेलियर आप यहाँ पे सजा दें। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वजीर आजम साहब बात करें, कराची की जितनी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं वो तमाम इनके खिलाफ आज आवाज़ उठाई है। कराची की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, कराची के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, कराची की जितनी भी ट्रांसपोर्ट का पूरा निज़ाम है, हर कराची का एक एक बच्चा आज इनके खिलाफ बात कर रहा है। आप जाके देख लें वहाँ पर जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही हैं, आप डाओ में चले जाएं, आप सिविल हॉस्पिटल चले जाएं, जिना चले जाएं, जाके निज़ाम तो देखें। अब इन्होंने यूसी वाइज क्यों नहीं किए मुझे बताएं, क्यों नहीं यूसी लेवल के ऊपर जाके। अच्छा मुझे एक बात बताएं, पोलियो की टीम्स तो अवेलेबल है ना, पोलियो की टीम्स को क्यों नहीं यूटिलाइज करके डोर टू डोर जाके आप जो है कैंपेन चलाएं। सिर्फ कराची के लोगों से दुश्मनी करनी है आपने लड़काने के अंदर क्या कर लिया, आपने नवाबशाह में क्या कर लिया, वो ये भी कहते हैं पीपल्स पार्टी के लोग ये भी कहते हैं कि पंजाब में जो फैसले हुए, पंजाब में जो लॉकडाउन के फैसले हुए, जो भी होते रहे, कोरोना पे जो हिकमत अमली बनी, वो कहते हैं हमने किसी किस्म की तनकीद नहीं की, चूंकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी वहां पे, हम भी वहां कर सकते थे, नहीं की। Those were smart lockdowns. Those were, देखें वो स्मार्ट लॉकडाउन था, वो स्मार्ट लॉकडाउन था।
इनकी तरह नहीं काम किया। यहाँ पे आपको अंदाजा है सुबह सिंध के अंदर हालात क्या है, यहाँ पे तो लोग और 100 बीमारियों से मर रहे हैं। आप जाएं 2-3 हॉस्पिटल्स के अंदर जाके देखें, लाइनें लगी, लोग रोजाना मर रहे हैं, गंदे पानी से पीने से मर रहे हैं, कुत्ते के काटने से मर रहे हैं, आप परेशान हो जाएंगे। ठीक, हिना साहब का कमेंट में जरा, हिना साहब आपकी क्या राय है? आपके लिए तो ज़ाहिर आजकल जितनी आप पीटीआई के साथ मुखासमत है उतनी पीपल्स पार्टी के साथ भी चल रही है, जरा न्यूट्रल आपकी राय में चाहता हूँ जरा आ जाए कि आपकी नज़र में आपकी पार्टी किसे सपोर्ट कर रही है? पंजाब में जो मॉडल इस वक्त इख्तियार किया जा रहा है स्मार्ट लॉकडाउन का, वो ज़्यादा इफेक्टिव है, या सिंध के अंदर जो कंप्लीट लॉकडाउन का है चंद शोबों को एग्जम्पशन देकर वो ज़्यादा मौसर है? ज़ाहिर इस वक्त एक कोऑर्डिनेशन तो नज़र नहीं आ रहा हमें, बड़ी शदीद इस वक्त विफाक ने पूरी चढ़ाई कर दी है सिंध के इस फैसले पर कि आपने क्यों सख्त लॉकडाउन लगाया है। देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न एंड एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन, मेरी राय ये है कि लोगों की सेफ्टी और हेल्थ जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए। एक तरफ फवाद चौधरी साहब ट्वीट करते हैं कि ये इंडियन वायरस, जिस तरह आपको पता है ट्रंप ने कहा था कि चाइनीज़ वायरस, इसी तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि डेल्टा वायरस इंडिया से आया है। बिल्कुल अग्री करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कैसे आया? हम लोगों के जो एयरपोर्ट्स हैं वो फेडरल के अंडर आते हैं। अगर कहीं से ट्रांसमिट हुआ है वायरस तो ये भी हमारी कहीं नेग्लिजेंस है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आई अग्री विद दिस फैक्ट दैट हमें SOPs को प्रॉपर्ली फॉलो करना चाहिए, हमें चाहिए कि 100% वैक्सीनेशन करें, लेकिन जिस तरह महंगाई है मुल्क में और जिस तरह बेरोज़गारी है, तो आई थिंक कि हम कंप्लीट लॉकडाउन में नहीं जा सकते, लेकिन फेजेस में ज़रूर जा सकते हैं। बट आई ऑल्सो थिंक कि अगर कराची या प्रोविंशियल गवर्नमेंट सिंध की डिसाइड करती है और उनको लगता है कि हमें कंप्लीट लॉकडाउन चाहिए, तो हम रिस्पेक्ट करें और प्रोविंसेस को डिसाइड कर देते हैं। जिस तरह आपने कहा कि पंजाब में जब इनने डिसाइड किया कंप्लीट लॉकडाउन आना चाहिए, जब इनने डिसाइड किया सेलेक्टिव होना चाहिए, तो प्रोविंसेस को रिस्पेक्ट किया गया। तो फेडरल को इस वक्त चाहिए कि रादर दैन एक डिबेट स्टार्ट कर दे प्रोविंसेस के साथ, या हम इसको सियासी या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए यूज़ करें। हम इसको अपने हमारे लिए हेल्थ और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और आपको जैसे पता है कि अभी नेग्लिजेंस खुदा ना खास्ता अगर यहाँ हमारे एयरपोर्ट्स पे भी होएगी, तो पंजाब में और लाहौर में भी किस तरह डेल्टा वायरस जो है वो फैलना शुरू हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अगर वैक्सीनेटेड भी हैं तो SOPs को प्रॉपरली फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने और 100% मेक श्योर करें कि हम वैक्सीनेटेड रहें और SOPs को फॉलो करें। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की, हेल्थ पे और सेफ्टी पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की। वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं, अगर वो ये समझते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद वो बिल्कुल बरी ज़िम्मा हो गए किसी भी किस्म के SOPs पर अमल दरामद से, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स ये बताते हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि वो लोग भी, यानी इस वक्त जो इन्फेक्ट हो रहे हैं टोटल लोग, उनमें 85% वो हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, 15% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाई है, फिर भी उन्हें कोरोना का जो डेल्टा इंडियन वेरिएंट है ये अफेक्ट कर रहा है। लेकिन इससे भी ख़तरनाक बात यह है, शायद ये बहुत ज़्यादा सवीर ना हो उन पर, लेकिन वो आगे कैरी करके अपने घर के अंदर बच्चों को या बूढ़ों को ये वायरस लगा सकते हैं। कई बूढ़े अफराद की अमवात भी, उम्र रसीदा अफराद की अमवात भी हुई जो वैक्सीनेटेड थे डेल्टा वेरिएंट से। बच्चों में जा सकता है चूंकि बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं है, तो इसलिए वैक्सीनेशन करवाई भी है, फिर भी मास्क भी लगाएं, समाजी फासला भी रखें और जितनी एहतियात हो सकती है वो करें। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अभी भी पंजाब के एयरपोर्ट्स पे, अगर आप लाहौर के एयरपोर्ट्स पे भी देख लें, तो वहां भी नेग्लिजेंस हो रही है। इसी तरह वायरस जो है वो फ्लाइट्स के थ्रू आएगा, बाहर की फ्लाइट्स आ रही हैं और उसमें नेग्लिजेंस हो रही है। स्क्रीनिंग में बिल्कुल है, फ्लॉज है स्क्रीनिंग के प्रोसेस में। दुरुस्त करिए आप। शैला रज़ा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने आज, पहले भुजरा बोलते रहे, आज प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी बात की कि ये जो फैसले हुए हैं सिंध के अंदर सख्त लॉकडाउन के, वो कह रहे हैं जब मईशत हमारी बेहतर हो रही है, उठ रही है, तो इस तरह का लॉकडाउन लगाना कह रहे हैं, इसकी कोई समझ नहीं आ रही। और दूसरा वो कह रहे हैं कि गरीब, जिस पे वो बार बार पूरे वो कहते हैं कि फोकस रहा, PTI के तर्जमान भी कहते हैं प्राइम मिनिस्टर का कि गरीब कोई भी है वो मुतासिर ना हो इन पाबंदियों से, बंदिशों से। वो कह रहे दिहाड़ीदार उनके घर में तो फाके हो गए इस लॉकडाउन से। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। जब वजीर आला मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने सबसे पहले ये बात की कि असद उमर साहब से और डॉक्टर फैसल, इस पर बात हुई और उन्होंने कहा कि वो कोऑपरेट करेंगे। इसके साथ साथ ये फिगर दी कि 550 वेंटिलेटर में से 350 से ज्यादा वेंटिलेटर पर मरीज हैं।
इसके अलावा ऑक्सीजन बेड पे कितने मरीज हैं और कितने हैं, ये सारा उन्होंने एक डेटा दिया। अभी ये खत्म नहीं हुई थी जिसमें डॉक्टर फैसल और असद उमर साहब की यकीन दहानी की बात करके उन्होंने बात की थी कि फवाद चौधरी, क्योंकि असद उमर साहब की पॉजिटिव आ गई थी एक, तो उन्होंने इसकी मुखालफत कर दी क्योंकि इनकी पार्टी में है मसला। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ, खुर्रम ने अभी बड़े दलाइल दिए। खुर्रम को मुझसे पहले कोविड हुआ था, उस वक्त भी असेंबली में चेक करके हम आ रहे थे, हमारे टेस्ट हो रहे थे। हम जब भी असेंबली जाते हैं हमारे टेस्ट होते हैं। असेंबली में वैक्सीनेशन सेंटर बना, सिंध के सारे ऑफिस में वैक्सीनेशन सेंटर बने और हिदायत की गई। लेकिन इस महीने में पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में इत्तफाक ये कि जुमेरात ही पड़ रही थी कि मैं इस्लामाबाद आई और सारे एयरपोर्ट जो हैं वो फेडरल की जुरिसडिक्शन में आते हैं। मेरा किसी ने बुखार तक चेक नहीं किया, सर्टिफिकेट मांगना तो दूर की बात है। रही बात वजीर आजम की, तो भाई वजीर आजम केड़ी मैशियत, पहले जो है अगर आप पे 30 रुपए कर्जा है और आपके आने से 45 रुपए हो गया तो कौन सी मैशत। तरसीलाते ज़र में अगर बहुत बड़ा जो है वो खसारा हुआ है तो कौन सी मैशत। आपने कर्जों के अंबार लगा दिए और गरीब के लिए तो स्टेट बैंक ने कहा है कि हमारी तो कोई पॉलिसी ही नहीं थी गरीब के लिए। सबसे ज्यादा बोझ मिडिल क्लास से पड़ा है कि वो भी गरीब हो गई और गरीब तो गरीब पर हो गया। वो गरीब जिसके आपने घर भी छीन लिए, वो गरीब जिसपे भी आपने एक और पेट्रोल बम गिराया 1 रुपए 70 पैसे का, और उससे पहले कितना गिराया था। वो गरीब जिसके लिए रोजाना डॉलर में इजाफा हो रहा है और मईशत पे असर पड़ रहा है। वो गरीब जिसकी वजह से आपने सिंध को सिर्फ मॉडर्ना डिप्लॉयमेंट में आपने सिंध को 2 लाख वैक्सीन दी और आपने केपी को 13 लाख दी, आपने जो है एजेके को 5 लाख दी, जीबी को 6 लाख दी। सबसे ज्यादा इस कर्जों में सूरत हाल बुरी है जो आपकी गवर्नमेंट है। और जहां तक बात है लॉकडाउन की, 1 मिनट आप मुझे मौका दें जी, जहां तक बात है लॉकडाउन की, तो वजीर आजम को तो पता ही नहीं। स्मार्ट उन्होंने लफ्ज सीख लिया क्योंकि उनकी पार्टी उनके लिए कहती है कि वो स्मार्ट है। जब वो सिंध में लॉकडाउन लगा था उसी रात पिछले साल मैंने देखा था फेडरल समेत सारे सूबों ने फौज बुलाई थी और इसी तरह का लॉकडाउन लगा था। इन्होंने तो हमारे लॉकडाउन को कर्फ्यू कह दिया था। और इस वक्त भी मैं ये पूछना चाहता हूं, इस्लामाबाद में आज भी शेला रजा साहिबा, इस्लामाबाद में आज भी 40 गलियां सील की गई हैं जहां कोविड के ज्यादा केसेस थे। उन गलियों को सील किया गया है, पूरे शहर को बंद नहीं किया गया। 1 मिनट, सिर्फ वो गलियां बंद की गई हैं। 2000 के करीब पॉपुलेशन है जो मुतासिर होगी। 1 मिनट मुझे एक बात करने दे, मुझे एक बात करने दे। मैं और खुर्रम के घर में तो एक कमरा हो सकता है कि हम क्वारंटीन कर लें। ये कच्ची आबादियों में अगर चला गया, और जो मैं घर देखती हूँ, जिन घरों में मैंने राशन दिया था, ईस्ट की मैं इंचार्ज थी, खास तौर पर लायंस एरिया में और मुख्तलिफ जगह, वहां पे तो भाई 1-1, 1.5 कमरा है लोगों के पास, 1 कमरा और 1 सहन। आप कहते हैं कि ये कर दें, तो मुझे बताया हमने कितनी नौकरियां दे दी। चले, ये जो आप जरा मैशत की बात कर रही हैं शैला साहबा, यही नुकता मैं जरा नज़ीर लगारी साहब के सामने रखना चाहूँगा। आज इमरान खान साहब ने अवाम के टेलीफोनिक कॉल्स पे रिस्पॉन्ड करते हुए आज एक बड़ी हैरानकुन बात की कि जब हम इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर मीडिया भी बात कर रहा है, पोजीशन भी बात कर रही है, एक आम आदमी जो है वो चीख उठा है कि महंगाई इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हर कोई परेशान है इससे। इमरान खान साहब मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है। वो एक रिसर्च भी लेकर आए हैं जो चीपेस्ट कंट्री टू लिव इन की, यह है जी गो बैंकिंग रेट्स कंपनी की तरफ से एक आई है जिसमें उन्होंने न्यूयॉर्क सिटी को बेंचमार्क बनाया। मैं चाहता हूँ जरा प्राइम मिनिस्टर को जरा सुना दिया जाए वो क्या कह रहे हैं इस बारे में, वो क्या क्रेडिट ले रहे हैं, फिर इस पर जरा तबसरा करते हैं। सुनाएं जरा। ये मेरे पास टेबल है, दुनिया में जितने भी मुल्क हैं आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में, वो कौन सा मुल्क है? वो आपका पाकिस्तान है। इस वक्त हमारा मुल्क दुनिया में सबसे सस्ता है रहने के लिए। हमारे से ऊपर है अफगानिस्तान, फिर हिंदुस्तान, फिर सीरिया, फिर टूनीजिया, उज़्बेकिस्तान, वेनेजुएला। यानी हम इन सारे मुल्कों में से, ये पूरी मेरी लिस्ट है, इनमें से आज भी पाकिस्तान सबसे सस्ता है। आज सारे मुल्कों में से सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल पाकिस्तान में है। जी आपने सुन लिया कि खान साहब कह रहे हैं कि सबसे जो सस्ता तरीन मुल्क है वो पाकिस्तान है। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम देखी जाए नाजरीन, ये जो हम देख रहे हैं
ये जो स्टडी सामने आई है, रिसर्च सामने आई है, ये रिपोर्ट जो है ये गो बैंकिंग रेट्स कंपनी की तरफ से जारी की गई है। इसमें उन्होंने जो बेंचमार्क बनाया है वो न्यूयॉर्क सिटी को बनाया कि न्यूयॉर्क सिटी से कंपैरिजन किया गया है दुनिया के बाकी शहरों का। तो न्यूयॉर्क सिटी में जो इस वक्त न्यूयॉर्क के अंदर लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो है जनाब 1 करोड़ 20 लाख पर कैपिटा इनकम है, जबकि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये तकरीबन 18,84,000 एक आम पाकिस्तानी की पर कैपिटा इनकम है। 18,84,000 वाला कहाँ खड़ा है उसका मुवाजना किया जा रहा है 1 करोड़ 20 लाख वाले के साथ, और उस पे और डॉलर्स में वहाँ लोग करते हैं, कमाते हैं, यहाँ पैसे में रुपए में कमाते हैं, बड़ा फ़र्क है। लेकिन उस हिसाब से जब महंगाई देखें तो फिर बड़ी दूर जाती है बात। नज़ीर लगारी साहब, आपको कैसा लगा ये जो खान साहब ने एक आज उन्होंने एक बड़ा दावा किया कि हम सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, वैसे इतना शोर मचा हुआ मुल्क के अंदर के बड़ा महंगा मुल्क है? एक तो गो बैंकिंग इसी तरह का इदारा है जिसने आपके याद होगा आपको कि जब इसहाक डार साहब को कहा था कि ये दुनिया के सबसे बेहतरीन वज़ीर ख़जाना हैं, और इसी तरह से कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल दुनिया के नंबर 1 मेयर हैं, और नंबर 1 मेयर ने शहर के साथ क्या किया था ये हमें एक एक चीज़ का इल्म है। ये 4 शरीफाबाद का एयरपोर्ट, अपना शारा फैसल का कुछ वो बन गए थे, फ्लाईओवर्स बन गए थे, 2 अंडरपासेस बने थे, और हमने इस पर बहुत तालियां बजाई थी। अब तक हमारे हाथों में दर्द है और हमारे हाथ नीले हो रहे हैं कि जनाब दुनिया के बेहतरीन मेयर हमारे पास हैं, अब दुनिया के बेहतरीन वज़ीर आज़म हमारे पास हैं, और पाकिस्तान की मईशत का ये हाल है कि आधी से ज़्यादा आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है और लोगों को एक वक्त का खाना नहीं मिलता है। ये इस मुल्क का हाल है। इस मुल्क में महंगाई पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन शरह पर चली गई है, और ऐसी बुलंद तरीन शरह पर है कि माजी में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। बहुत ही कमाल किया वज़ीर आज़म ने फरमाया कि जनाब हमारे यहाँ इस दफ़ा क्रॉप्स बम्पर हुई है, माजी के रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन फिर भी हमें इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। इस तरह से हुआ है। कई बरस ऐसे गुजरे हैं माजी में, नवाज शरीफ हुकूमत में भी और जरदारी साहब की हुकूमत में भी, कि हमें इम्पोर्ट नहीं करनी पड़ी गंदम, और हम सरप्लस में चले गए थे। और ये ऐसे हैं कि जो कह रहे हैं कि माजी के रिकॉर्ड टूट गए हैं पैदावार में, फिर भी हम इम्पोर्ट करेंगे, इसलिए कि शायद इम्पोर्ट करने से भी उन लोगों का फायदा होता है जिनको ये माफिया कहते हैं, और साथ में बिठाते हैं, बिल्कुल बराबर में बैठे होते हैं, फिर निकाल भी देते हैं वीजा, दूसरे पूछते भी नहीं है कि क्यों निकाला, यानी और निकलने वाला भी नहीं पूछता मुझे क्यों निकाला। बाय द वे नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ किया ना, जब नदीम साहब बाबर साहब को निकाला था, इनने बताकर निकाला बिल्कुल कि ये पेट्रोल में बहुत बड़ा घपला हुआ है। हम कह रहे थे कि जनाब रातों रात 30 अरब का लोगों को टीका लगाया गया था, उस बात तो फिर अरबों के हिसाब से लूट मार हुई है। और उसके अलावा क्या हुआ कि बाकी चीजों में कहा गया कि नहीं बढ़ाएंगे बिजली के बिल बढ़ाए गए, कहा गया कि जनाब चीनी चोरों की इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, और कोई चीनी चोर आज तक नहीं पकड़ा गया। बड़ी लिस्टें बनाई गई, जो लिस्टें मौजूद हैं अब भी पड़ी सही है। सर पार्टी का सेक्रेटरी जनरल पेशियां मुख्तार है, इससे ज्यादा और क्या हो। पार्टी का साबिक सेक्रेटरी जनरल खान साहब का करीबी तरीन जो साथी था वो अपनी जमानत कबल गिरफ्तारी करवाते फिर रहे जहांगीर तरीन साहब, इससे ज्यादा और क्या करें, वो बड़ा एक्शन नहीं। जहांगीर तरीन साहब का मसला और है, जहांगीर तरीन साहब को और तरह से, इसलिए कि उन्होंने ग्रुप बनाया, वो किसी भी वक्त हुकूमत, वो तो नवाज शरीफ का एहसान माने कि नवाज शरीफ इस हुकूमत को खत्म नहीं कर रहे हैं। वो तो जब नवाज शरीफ चाहें तो पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत तो आनन फानन आन की आन में खत्म हो सकती है, कोई मसला वो जोर लगा चुके हैं पीडीएम के अंदर, कुछ नहीं हो सका सर। नवाज शरीफ पीडीएम ये इसीलिए बनी थी सारी, मियां साहब ने बड़ी तकारीर की थी, उसमें बड़े गर्जे थे वो, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गवर्नमेंट का कॉन्फिडेंस ही बढ़ाया इन्होंने। मैं भी जानता हूँ, देखें इस वक्त मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं कि इस वक्त अगर हुकूमत कायम है तो मियां नवाज शरीफ की मेहरबानी से, इनायत से, करम से, फजल से कायम है, और अगर वो चाहें तो इस वक्त की हुकूमत खत्म हो सकती है, पंजाब हुकूमत खत्म हो सकती है। बिल्कुल बिलावल भी ये बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिलावल भी ये बात कर रहे हैं कि नून लीग रुकावट है, अगर वो नून लीग साथ दे हमारा तो हम पंजाब हुकूमत भी गिरा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी गिरा सकते हैं। उसकी वो कह रहे रिफ्लेक्शन आपने देख ली थी सेनेट के इंतखाबात के अंदर जब यूसुफ रजा गिलानी इलेक्ट हो गए थे हफीज शेख साहब के मुकाबले में। खुरम शेर जमान साहब, ये मवाजना जो प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं, कहाँ न्यूयॉर्क सिटी जहाँ लोगों की जो पर कैपिटा इनकम है वो 1.5 करोड़ से भी ज़ायद है पर ईयर, वो डॉलरों में कमाते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो $150 बंदे की इनकम है पूरे साल की पर कैपिटा, और यानी जो 18 लाख रुपए बनते हैं तकरीबन।
क्या मवाजना दे रहे हैं, इससे क्या वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं? जो ज़मीन पे इस वक्त हक़ाइक़ है, सबको पता है कि हर चीज़ महंगी हुई है आपके दौर में, और आपकी अपनी हुकूमत भी इस बात को मानती है कि महंगाई वाक़तन बहुत ज़्यादा है। फिर ये रिपोर्ट्स इस तरह की जिनकी कोई बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो शेयर करके क्या वही इसहाक डार साहब वाली बात, जिस तरह नज़ीर लगारी साहब बात करें, वही आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं, सस्ते क्रेडिट? नहीं, मुझे नहीं पता लगारी साहब कौन सी दुनिया में रहते हैं या किसकी ज़बान बोल रहे हैं, इसका इल्म मुझे नहीं। लेकिन असल में देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि वज़ीर आज़म साहब ने एक सर्वे की पूरी रिपोर्ट आपको बताई है। जी, अपनी नहीं बोल रहे, वो आपको भी आवाज़ आ रही है। तो एक सर्वे की पूरी रिपोर्ट है जो कि वज़ीर आज़म साहब ने बताई है। अब अगर कोई सर्वे हुआ है उसके बारे में अगर आपको बताया जा रहा है तो मेरे ख्याल से उसको आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, ये कोविड के बाद पिछले 1.5 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कोई ऐसी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। ये तो आप वज़ीर आज़म साहब के जो इनिशिएटिव है, जिस तरह मैंने बताया कि आज आप देखें कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितनी बेहतर हो गई है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कितने बढ़ गए हैं, पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन करेंसी आ रही है वो कितनी आ रही है, पाकिस्तान के अंदर रोज़गार कितना बेहतर हो गया है। ये वो सारी चीज़ें जिसकी वजह से आज आपके मुल्क के अंदर महंगाई उतनी नहीं हुई है जितनी पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है। अब जाहिर है वो आपको एक पूरा टेबल बता रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो नॉर्वे है उसके अंदर सबसे ज़्यादा महंगाई है, न्यूयॉर्क के अंदर महंगाई है, और इनकम क्या है हमारे आदमियों की, हमारे यहाँ पे लोगों की इनकम घटी है, कम हुई है, नीचे गई है सर, उनकी शरह खरीद नीचे गई है। महंगाई का मवाजना न्यूयॉर्क से बैठ के पाकिस्तान के साथ नहीं किया जा सकता। यहाँ लोगों की इनकम भी तो देखें, वो कंपैरिजन किया जा रहा है। वो देखें, आपको समझना पड़ेगा वो कह रहे क्या, वो कंपैरिजन कर रहे हैं। वो एक रिपोर्ट आई है जिसकी रिपोर्ट के बारे में बता रहे हैं सर। ये इस तरह की ऑप्टिक्स वही फिर आप जो जिस तरह नज़ीर लगारी साहब ने बात की, इसहाक डार साहब के नक्शे कदम पर चल पड़े। इस तरह की ऑप्टिक्स जो है ना, ये गैर मकबूल रिपोर्ट्स का वाला इसहाक डार साहब दिया करते थे कि पाकिस्तान जो है वो एशियन टाइगर बनने जा रहा है, ये होने जा रहा है। आज इसहाक डार साहब आपको पता है कहां है? क्या इसहाक डार साहब का क्या कैलिबर, उनका क्या आप कंपैरिजन कर रहे हैं? लेकिन आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ करिए, ये आप भी जानते हैं। मैं आपके शोज देखता रहता हूं, आप खुद तारीफ करते हैं, आप खुद बताते हैं कि किस तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहे हैं। जो फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं वो झूठे फिगर्स तो नहीं है। नहीं तो लगारी साहब जाएं अदालत के अंदर जाके चैलेंज कर दें अगर कोई फिगर गलत बोला है तो। सो लिहाजा ये कह देना कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर के अंदर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा, ये तो रोड पे चलता हुआ बच्चा भी नहीं मानेगा। लेकिन हाँ, जरूर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये 1.5 साल का जो अरसा था जिसके अंदर आपका कोविड आया है, इसके अंदर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई हुई है। लेकिन अगर कंपैरेटिवली आप पाकिस्तान के अंदर देखेंगे तो रिपोर्ट कोविड के दौरान ही बेहतर है। दूसरी बात इन्होंने एक और कही जो कि मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। जी, एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि देखें, पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान से नहीं निकलता है। पेट्रोल दुनिया से, बाहर मुल्कों से तेल आता है। अगर बाहर मुल्क में उसकी कीमत बढ़ेगी तो लगारी साहब क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ अपने जेब से देगी? और फिर देखें, अंदाजा लगाएं, के दौर में भी पेट्रोल पूरे रीजन के अंदर सबसे सस्ता था। पीपल्स पार्टी के दौर में भी पेट्रोल डीजल पूरी रीजन में सबसे सस्ता था। और मेरे भाई तो सस्ता मिल रहा था ना, मेरे भाई तो सस्ता, मेरे भाई सस्ता मिल रहा था ना उस वक्त, दुनिया में सस्ता था। सस्ता तब भी नहीं था सर। देंगे आप खुद एक अंदाजा लगाएं, अगर एक चीज आपको महंगी मिल रही है $1 अरे यार, जो हैरान की बात है, अगर एक चीज महंगी मिलेगी ना, नो यू आर रॉन्ग, लिसन, $140 पर बैरल पे चला गया था, 100 से ऊपर। आपके मुल्क के आज 75 पे है। आपके मुल्क के हाथ आसिफ अली जरदारी ने, नवाज शरीफ ने इतने बेहतर नहीं छोड़े कि आप इसके ऊपर इतनी सब्सिडीज दें। आप खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं और मैं सुनता रहा हूं। परवेज भट्ट साहब, ठीक है, चले आपका आर्गुमेंट आ गया, आपको कमेंट आ गया। अगर कंपैरिजन आप पिछली हुकूमत से करेंगे तो बहुत बेहतर है। बहरहाल वो उस वक्त भी पूरे रीजन में सबसे सस्ता था। मेरा आर्गुमेंट यह आज भी पूरे रीजन में सबसे सस्ता है। जिस चीज़ को आपकी गवर्नमेंट आज आर्गुमेंट बना रही है कि देखें जी आज डीजल पेट्रोल पूरे रीजन में पाकिस्तान के अंदर सबसे सस्ता है, तो ये पहले भी सस्ता था, कोई नई बात नहीं, पीटीआई ने आके सस्ता नहीं किया। हिना परवेज भट्ट साहब, ये क्या प्रोपेगेंडा है पूरे मुल्क के अंदर, क्या शोर है अपोजिशन का? मरियम नवाज साहब भी कहती है कि इमरान खान आए कश्मीर में तो उनका आप चीनी की महंगाई से इस्तकबाल करें, बिजली की महंगाई से इस्तकबाल करें, इस तरह की बातें करती है आपकी पार्टी के महंगाई का तूफान मचा दिया इमरान खान साहब ने मुल्क के अंदर। वो कह रहे पाकिस्तान तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है और आप उन्हें बिलावजह बदनाम कर रहे हैं कि भाई बड़ी महंगाई कर दी है। देखिए समर अब्बास, सबसे पहले तो मैं अभी नज़ीर लगारी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, उनकी बात सुन रही थी तो मुझे अच्छा लगा कि जो लोग कहते थे कि मियाँ साहब माइनस हो गए हैं सियासत से, उनको ये दोबारा याद आ गया कि मियाँ साहब सिर्फ प्लस 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 है। और कोई ऐसी जमात जिसकी 5 या 6 सीटें हैं वो ऐलान करती है पंजाब की हुकूमत बनाना, तो ये बात अच्छी बात मुझे बड़ी लगी है कि बिल्कुल सही, मियाँ साहब
प्लस है, और अभी भी जो सियासत है वो उनके इर्द गिर्द ही जो है ना वो ये बाय द वे उन्होंने तंजन जो कमेंट किया था मियां साहब पे कि वो किसी मसलियत की वजह से किस वजह से हुकूमत गिराने की बात नहीं कर रहे हैं, दावे बड़े-बड़े किए जाते हैं लेकिन गवर्नमेंट के खिलाफ जब खड़े होने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। बड़ा जो लोग माइनस करना चाहते हैं उनको ये बड़ी चीज नजर आ गई है कि मियां साहब 100% प्लस है। दूसरी बात सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि आप आज है ना आके हुकूमत गिराए, हिम्मत है तो बाहर क्यों बैठे हुए हैं? क्रॉस टॉक नहीं करें, मैंने सबकी बात बड़ी पेशेंस से सुनी है। अच्छा वो ये सवाल मेरा भी है ना साहिबा कि फिर क्यों नहीं गिरा रहे हुकूमत? इतनी आप कह रहे हैं अहल हुकूमत है, नालायक हुकूमत है, कह रहे हैं गलत तरीके से बनी है, धांधली करके बनी है, तो फिर क्यों नहीं गिरा रहे उसे? ये तो आपको भी पता है, अभी आप तो कश्मीर के भी है तो सही पहले फिर मुजफ्फराबाद से, जिस तरह आपको पता है कि मरियम बीबी का जलसा कितने पॉपुलर थे, ये आपने खुद रिपोर्ट किया। तो मुझे बताएं कि अगर 5 लाख लोग मरियम बीबी के जलसे में थे, सबसे पॉपुलर लीडर थी, तो यही क्वेश्चन पता चलता है कि इन लोगों ने धांधली की और मैनेजर धांधली के मुझे कोई ऐसे शवाहिद नजर नहीं आए। सबर मैं पहले आपके बड़े जरूर थे लेकिन धांधली के शवाहिद मुझे नजर नहीं आए। आई होप आपने हबीब अकरम साहब को मुबारकबाद दी हो कि उनकी तो कॉल मिल गई। आप बताएं कि आपने वजीर आजम चाहे वो सिलेक्टेड हो उनको कॉल करने की कोशिश नहीं की। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पहली बात कि अगर ये कॉल्स प्लांटेड नहीं थी तो मुझे बताएं लोगों ने, अगर एक्चुअली अवाम की कॉल्स थी तो अवाम ने कॉल करके इनसे ये नहीं पूछा कि मुल्क में महंगाई इतनी क्यों है, अवाम ने ये नहीं पूछा कि सबसे सस्ता तरीन मुल्क है पूरे दुनिया में क्यों है आपका। मैं वही कह रही हूँ, अगर प्लांटेड कॉल्स नहीं थी तो उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी हुकूमत फ्लॉप क्यों हो गई है, ये नहीं पूछा कि 100 दिन के आपने जो वादे किए थे, जो आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, जो लॉलीपॉप दिखाया था, वो क्यों नहीं पूरा हुआ, 50 लाख घर कहाँ हैं, ये नहीं पूछा कि 1 करोड़ जो नौकरियां देनी थी वो कहाँ हैं, ये नहीं पूछा कि 50 लाख लोग जो बेरोजगार होने थे। तो सिर्फ इनकी एक PR एक्सरसाइज होती है। और एक और मशवरा है कि जिस तरह ये आते हैं और ये गलत फिगर्स कोट कर देते हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो प्लीज पर्ची पकड़ लें, पर्ची पढ़ लिया करें, एटलीस्ट ये इंटरनेशनली हमारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। तो बिल्कुल ये इन्होंने जो बातें की ना वो गलत बातें हैं। ये अभी हम देखें कि सिवाय अफगानिस्तान के और कोई इकॉनमी जो है वो हमारे से बेहतर नहीं है। हम कहते हैं कि हमारी मुल्क की इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, आटा में अफगानिस्तान की इकॉनमी शायद पाकिस्तान से पर कैपिटा इनकम लोअर होएगी, बाकी सब मुल्क से जिनसे न्यूयॉर्क से ये कंपैरिजन स्टार्ट कर रहे हैं वो तो हमारे से इतनी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज है। सो इनको चाहिए कि एक्चुअली अवाम की कॉल्स लें। इनको चाहिए था कि रादर देन डूइंग अ PR एक्सरसाइज जिसमें इन्होंने प्लांटेड कॉल्स ली, इनको चाहिए था एक्चुअल अवाम की बात सुनते और उनसे पूछते महंगाई इतनी ज्यादा क्यों है, आटा चीनी उन चीजों आपने भी वो ट्राई की थी ना साहब, बाय द वे आपने भी कोशिश की थी कॉल करने की प्राइम मिनिस्टर को कि आप भी वो बात करती उनसे कोई? नहीं मैंने तो कॉल कोशिश फिर आप कैसे कह रही हैं प्लांटेड थी? आपने एफर्ट की होती, कॉल पिक ना होती वहां से तो फिर लगता मानते इस बात को। इनके दौर में नहीं हुई ना ऐसी कॉल्स। मैंने तो एफर्ट नहीं की, मैंने कॉल करने की कोशिश की, कॉल नहीं मिली। चले नेक्स्ट टाइम आप खुद भी ट्राई कीजिएगा, मैं भी ट्राई करूंगा। प्लांटेड कॉल्स है, लग जाएगा। आप करना नेक्स्ट टाइम ट्राई, आप भी कीजिएगा। चले देखते हैं किसी कॉल देखते हैं। हमें भी शायद इनसे पूछा नवाज शरीफ ने अपने दौर में कभी क्यों ऐसी कॉल्स नहीं ली, भी ले लेते हैं। बहरहाल ये जो शैला रजा साहब है, शैला रजा साहब हैं, आपने उन्हें काफी मटेरियल दे दिया है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी बात करते हैं बहुत ज्यादा खुल के करते हैं। इमरान खान साहब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी आपकी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आपकी पार्टी पे अटैक करते हैं बार बार, वो रंजीदा इस बात पे कि पूरी PDM बनाई गई, PTI की हुकूमत को गिराने के लिए। वो कहते हैं कि नून लीग जब गिराने की बारी आई तो वो पीछे हट गई। तो वही बात नज़ीर लगारी साहब ने की, आपने उसे बिल्कुल कर भी दिया। और आज भी शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की है, वो कह रहे हैं कि जो मेरा बयानिया, आपकी पार्टी बयानियों में फंसी हुई है। मसला ये है 2 बयानियों के अंदर घिरी हुई है कि कौन सा बयानिया इख्तियार करना है, कौन सा नहीं करना, कंफ्यूजन है। आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है, सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में 10 बजे आ जाएगा आपके सामने। वो कह रहे हैं कि जो मेरा बयानिया है, जो मेरा तरीक़ाकार है, उस पर चलेंगे तो कामयाब होंगे, वरना कामयाबी मुश्किल है। इनका एक ही बयानिया है। अच्छा शैला रजा साहबा, इनका एक ही बयानिया। आज शहबाज साहब ने फिर कहा है, आज शहबाज साहब ने फिर कहा है, ओपिनियन जरूर हो सकता है। शहबाज साहब ने आज फिर मरियम नवाज साहिबा के बयानिए को कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा जो मेरा बयानिया, जो मेरा तरीक़ाकार है, वही पार्टी को का बेड़ा पार लगा सकता है, वरना मुश्किल है हालात।
अच्छा शैला रज़ा साहिबा, देखिए पार्टी का एक ही बयानिया है और वो है वोट को इज्जत दो। और मियां साहब जो हमारे वो जुबैर साहब भी कह चुके हैं कि बयानियों में कंफ्यूजन की वजह से लोग परेशान हैं, पार्टी के अंदर कंफ्यूजन पाई जाती है। जुबैर साहब भी मान चुके हैं, तर्जुमान मरियम साहिबा के मान ले इस बात को। एहसन इकबाल ने भी कह दिया, आज शहबाज शरीफ के इंटरव्यू में भी आपको पता चल जाएगा कि पॉइंट ठीक है, लड़ाई है पर मान लें। चले शैला साहिबा, ये जो इतना प्रोपेगेंडा होता है कि इमरान खान ने मुल्क में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान तो दुनिया का सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, बिला वजह प्रोपेगेंडा। बात ये है, दो बातें मैं करना चाहती हूँ खुर्रम। पहले एक बात, क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये जो वजीर आजम साहब का कॉल लेने का सिलसिला है, ये नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। और मुझे एक बात याद है, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने भी किया था मेरे ख्याल से, उन्होंने भी किया था ऑनलाइन के नाम से, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब ने पहले बिल्कुल शुरू उन्होंने किया था। और उस वक्त ये बात हुई थी कि अगर कोई मरीज किसी हॉस्पिटल में किसी एक्सीडेंट से जाता है तो मेडिको लीगल की वजह से उसको मखसूस जगह ना भेजा जाए, बल्कि उसकी जान बचाई जाए। एक पॉलिटिकल वर्कर को हर एक की सही बात याद रखनी चाहिए। अच्छा, वजीर आजम साहब की जहाँ तक बात है कि वो कहते हैं या तो मुझे टीवी से पता चलता है या घर का कोई फर्द बताता है, तो अगर वो अखबार पढ़ते तो उन्हें पता चलता है। ये इसी हफ्ते का अखबार है, महंगाई में पाकिस्तान एशिया में पहले नंबर पर आ गया और फिर उसका तकाबुल किया है चाइना से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, अफगानिस्तान से, ठीक है, और भारत से। तो अब अगर आप कहें खुर्रम साहब, तो मैं आपको इन्फ्लेशन की रेट पढ़ के सुना दूं कि पाकिस्तान में कितनी है, बांग्लादेश में कितनी है, चाइना में कितनी है, नेपाल में कितनी है, श्रीलंका में कितनी है। क्योंकि पढ़ने लिखने से इलाका नहीं है, कोई बता दे तो ये बात सही नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत बुरे हालात में है। अभी थोड़े दिन पहले जब बहुत ज्यादा कीमत पेट्रोल की बढ़ाई गई थी, तो उस वक्त जनाब ये हुआ था कि ईसीसी ने भी यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, घी और आटे की कीमत में इजाफे की मंजूरी दी थी। लेकिन शैला साहबा, ये जो गो बैंकिंग रेट्स कंपनी जो है, ये तो एक बरतानवी कंपनी है जो ये रिपोर्ट लेकर आई है। ये पीटीआई की कंपनी नहीं है, कोई पीटीआई की पीआर कंपनी नहीं है जिसे खान साहब ने कोट किया। ये मालूम ही नहीं। इस कंपनी से बेहतर था कि परसों पंजाब पे सर्वे आया है, बोजदार साहब पे वो बात कर लेते। उससे पहले सर्वे आया था उसका, जिसपे ये हमेशा बात करते थे। वो गैलप सर्वे भी एक आया जिसमें बोजदार साहब सबसे इस वक्त बेहतरीन कारकर्दगी वाले वज़ीर आला हैं, मुराद अली शाह साहब सबसे आखिरी नंबर पर हैं। इनकी नजर में होंगे क्योंकि इनके पास वो लोग हैं जिन्होंने हर पार्टी बदली और वो सिंध के लोगों को सियासी बेशऊर कहते हैं। इनकी नजर में होंगे। मुझे इनसे तो मुकाबला नहीं करना, मुझे तो अपने सूबे की अवाम की सेहत बचानी है। इनका हशर इसलिए खराब होता है कि किसी सूबे ने एक सही टैक्स कलेक्ट नहीं किया। शैला साहिबा, अवाम जो होते हैं, अवाम ज़ाहिर है किसी वज़ीर आला की कारकर्दगी के सबसे बेस्ट जज होते हैं कि अवाम की को जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर है या नहीं है। सर्वे देख के मुझे भी शुरू में बड़ी हैरत हुई थी कि ये क्या चक्कर है, कि ये रिवर्स ऑर्डर में तो नहीं आया हुआ। उस पर जब मैंने देखा तो 34% लोगों ने कहा कि बुज़दार साहब की कारकर्दगी सबसे अच्छी है, फिर 30% ने कहा कि महमूद खान साहब की कारकर्दगी बहुत अच्छी है, फिर 28% या 29% ने कहा जाम कमाल साहब की, 27% लोगों ने कहा कि मुराद अली शाह साहब की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। चौथे नंबर पर मुराद अली शाह साहब। हालांकि मैं सर्वे से पहले रिवर्स ऑर्डर में चीजों को देख रहा था। तो कुछ और काम मैं बात कर लूं, अगर मैं बात कर लूं और आपने अगर बात काम कुछ और है, इतना सा टाइम दे दें, उसका आधा टाइम दे दें जितना आपने सब लोगों को दिया, मुझे उतना आधा टाइम दे, आप दरमियान में ना बोले। आप बताइए ना आपकी हुकूमत ने क्या किया, बस ये बताइए शैला साहिबा। मैं ये बताना चाह रही थी, मैं ये चले सुनने जरा खुर्रम साहब, शैला साहब को सुनने, घर में बच्चे मर रहे हैं, ठीक है चले सुनने जरा, सुनने शैला साहब को सुनने जरा। खुर्रम साहब, एड्स से लोग मर रहे हैं। खुर्रम साहब प्लीज जरा, खुर्रम भाई प्लीज जरा शैला साहब को सुन ले जरा कंप्लीट उनका जवाब, वो आपकी बात में बोली नहीं है। चले जी शैला साहब कंटिन्यू करें। जी, तो फिर मैं खुर्रम को बताऊंगी कि जुलाई में पिंडी में 400 लोगों को कुत्तों ने काटा है एक ही महीने में, ठीक है। फिर मैं खुर्रम को ये भी बताऊंगी कि इस्लामाबाद वगैरह में आटे, चीनी और चावल की कीमत में कितना फर्क आया है और पिंडी में। फिर मैं लोगों को ये भी बताऊंगी खुर्रम साहब
कि सिर्फ हमारे सूबे ने अपना टैक्स जो है उसका टारगेट पूरा किया, बाकी किसी सूबों ने नहीं किया। फिर खुर्रम साहब को बड़ी तकलीफ हो रही है सिर्फ लॉकडाउन की, कराची से मुझको चलना है, उस वक्त तकलीफ नहीं होती जब NFC अवार्ड। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत की तमाम तर साजिशें जो उसने की कश्मीर प्रीमियर लीग की नाकामी के लिए, वो उल्टी पड़ गई और वो इंटरनेशनल प्लेयर जिन्हें वो रोकना चाहता था वो पाकिस्तान आ रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद जा रहे हैं लीग खेलने के लिए। इसका क्या असर जाएगा पूरी दुनिया में, बात होगी ब्रेक बाद बात करते हैं। वेलकम बैक टू शो। नाज़रीन, बात करेंगे कश्मीर प्रीमियर लीग की जिसने पूरी दुनिया में भारत का जो एक क्रिकेट को भी सियासत में लाने का, वहाँ पे जो एक इंतहा पसंदी का रवैया है, खेल भी उससे महफूज नहीं है, पर्टिकुलरली क्रिकेट का जिसे जेंटलमैन खेल कहा जाता है वो भी महफूज नहीं रहा। भारतीय शरंगेज़ी से उन्होंने जो KPL में इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, मुतल्लिका बोर्ड्स को प्रेशराइज़ किया, खिलाड़ियों को जो है धमकियाँ दी गई कि आपकी इंडिया पे एंट्री बैन कर दी जाएगी, इंडियन क्रिकेट में आपको मुस्तकबिल में किसी किस्म का रोल नहीं मिलेगा। लेकिन हर्षल गिब्स और तिलका रत्ने दिलशान जो हैं वो डट गए भारत की इस धमकी के ख़िलाफ़ और उन्होंने भारतीय पैसे को और भारतीय धमकियों को जूते की नोक पर रखते हुए पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया, मुजफ्फराबाद में ये लीग खेलने का फ़ैसला किया, जिससे पूरी दुनिया में उनके इस जज्बे को सराहा जा रहा है। और भारत का जो BCCI या भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसे शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है पूरी दुनिया के जो क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से। अब इस लीग पे इस फैसले का क्या असर पड़ा और लीग किस तरह से आगे जाएगी, इस पर बात करने हमें प्रोग्राम स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सदर KPL आरिफ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब। ये बताइएगा कि 2 प्लेयर्स अब आ रहे हैं, इससे इनके ना आने की जब खबर आई तो उस वक्त क्या मोराल था, और जब ये हर्षल गिब्स की ट्वीट हो गई उसके बाद मोराल आपका अब क्या है इस लीग को लेकर, फॉरेन प्लेयर्स को लेकर? अच्छा सर, पहली बात तो ये कि मुझे एक्चुअली हंसी आ रही है सारे सिनेरियो पे। हम खुदा के बंदों क्रिकेट खेल रहे हैं, हम वी आर नॉट हैविंग अ पॉलिटिक्स ऑन आवर साइड। तो नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि इसको बड़ी क्लियर बात है कि वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द क्रिकेट इन द पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर। और यू नो आपको पता है कि इट्स अ पीसफुल प्लेस। दुनिया के कितने जो मुनसिफ हैं वो आके देख चुके हैं कि वी आर द पीसफुल साइड। तो खैर इस वक्त सिनेरियो ये है कि हर्षल गिब्स की जो ट्वीट है वो आपको पता है कि इट वाज ट्रेंडिंग लाइक आग लगा दी, पूरी दुनिया आग लगा दी। उसके बाद हर्षल गिब्स भी आ रहे हैं। अच्छा, वो कल बेसिकली ही इज ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान हर्षल गिब्स। अच्छा, इंटरेस्टिंग। टीमें पहुंच रही हैं, असेंबल हो रही हैं सारी। आज वैसे एक खबर उसको हम तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोई ख़त लिखा है ICC को फॉर दी कैंसलेशन ऑफ कश्मीर प्रीमियर लीग। अच्छा, इस पे फिर मैं बड़ी हैरत की बात है कि भाई हम तो डोमेस्टिक टूर्नामेंट कर रहे हैं, कोई चलो ठीक है कि कैमरे अच्छे लगा रहे हैं, कोई प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं। अभी किसी दोस्त से मैं बात कर रहा था कि यार इट्स अ डोमेस्टिक लीग एक्चुअली। सारी दुनिया कहते हैं डोमेस्टिक लीग है तो फिर करा लेंगे, हमें कोई इसमें क्या इशू है। मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं। भारत को सबसे बड़ी तकलीफ तो यह है कि पूरी दुनिया के अंदर एक कंपैरिजन जाएगा, सारी दुनिया देखेगी कि जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो वहाँ पे कितनी ज़्यादा आज़ादी है। जिस तरह से खेलो आज़ादी से स्लोगन भी है KPL का, वहाँ कितनी आज़ादी है, वहाँ क्रिकेट का मेला सजा हुआ है, जश्न हो रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जबकि मकबूजा कश्मीर का जब लोग सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पे, जिस तरह से यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने ख़त भी लिखा है वहाँ पे जो यूरोपियन ह्यूमन राइट्स की कमेटी को भी, उनके सदर को भी, कि जायज़ा लिया जाए भारत के अंदर सिर्फ जुलाई के महीने में 37 कश्मीरियों को नाम नहाद ऑपरेशन के अंदर कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है। तो वो जब मवाजना पूरी दुनिया में जाता है, वो भारत के अंदर असल तकलीफ की वजह तो वो है मलिक साहब। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी तकलीफ है उनको कश्मीरी प्लेयर्स की तकलीफ है कि जो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। हम कल से यही बात कर रहे हैं कि 5 कश्मीरी प्लेयर्स जब ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ या पाकिस्तानी स्टार्स प्लेयर्स के साथ, तो वो ग्रूम करेंगे, उनको मौका मिलेगा क्रिकेट खेलने का। वो पाकिस्तानी प्रोग्राम भी देख रहा था जिसमें वो बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि ये पाकिस्तान साजिश कर रहा है कश्मीरी प्लेयर्स को पाकिस्तानी टीम में शामिल करने की। हालांकि आए तो बड़ी खुशी की बात है। हाँ, बल्कि मैं तो ये चाहूंगा कि आज खेल भी रहे, रोहेल नज़ीर हैं, कश्मीरी हैं। आज शोएब अख्तर से भी बात हो रही थी तो शोएब को मैंने कहा यार आपकी चूंकि एंगेजमेंट्स काफ़ी सारी हैं तो आप भी इन्वाइट करें, भारत को कहें इन्वाइट करें, आएँ, जो दूसरी साइड है कश्मीर की वो आए हमारे साथ खेलें, तो एक पीस बिल्डिंग की तरफ हम जाते हैं रादर देन टग ऑफ वॉर जो चल रही है पूरी दुनिया में इस वक्त। लेकिन हम लोगों का जज्बा इस वक्त जवां है, फ्लड लाइट्स, स्टेडियम,
एक्चुअली वो फैसिलिटीज़ वेट कर रही हैं उन प्लेयर्स का, इंटरनेशनल प्लेयर्स का, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स का। आज हमारे एक दो मज़ीद इंटरनेशनल कमेंटेटर्स को बीसीसीआई ने अप्रोच करके उनको भी रोक दिया। अच्छा, सो डजंट मैटर। हम इंडिया फुल ऑन एक पूरे मिशन पे लगा है कि लीग को नाकाम बनाना है। हमारे जज्बात और बेहतर हो रहे हैं, और मैं कहता हूँ कि इस वक्त हम इतना कंफर्टेबली काम कर रहे हैं, और मैं तो खैर हंसता रहता हूँ कि ये क्या। अच्छा, मैंने एक शुएब अख्तर का ट्वीट देखा था, उनका मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें वो पीसीबी को क्रिटिसाइज कर रहे थे कि बीसीसीआई की तो पूरी दुनिया बात कर ही रही है, वो कह रहे हैं कि पीसीबी का रोल भी कोई इतना अच्छा नहीं है सारे मामले के अंदर। जिस तरह से कोई खबरें आ रही है कि वो प्लेयर्स को रिलीज़ करना, एनओसी देना, उस पर कोई वो प्रॉब्लम इस तरह की कोई चल रही है। क्या मामला है, पीसीबी कोऑपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है? ये जो चल रही है खबरें इस तरह की क्या है ये? देखिए, मैं शुएब अख्तर ने मेंशन भी किया है। जी, मुझे उम्मीद है और मुझे इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ख़ास तौर पे इस स्टेज पे एनओसीज़ नहीं रोकनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, चूँकि नेशनल सेंटीमेंट है इस वक्त। हम सब इस वक्त आप समझ लें दुख और तकलीफ़ में हैं कि जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने जो काम किया है, लोगों को रोका है, तो हम वैसे ही एक इस वक्त इमोशंस में हम चल रहे हैं। तो आई डोंट सी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके जो एनओसीज़ हैं वो रोकेगा, बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो सपोर्ट करनी चाहिए इसमें। सो मुझे नहीं लगता कि एनओसीज़ रोकेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कल स्टेटमेंट भी देखी ना, स्टेटमेंट भी आई थी उनकी, आपने स्टेटमेंट देखी और बड़ी एनकरेजिंग थी वो, उन्होंने आईसीसी के साथ टेक अप करने की बात की थी। हाँ, तो वो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो प्लेयर्स फॉरेन हैं वो हर्षल गिब्स और तिलकरत्न दिलशान तो आ रहे हैं, इसके अलावा बाकी 4 प्लेयर जो शॉर्ट हुए उनका क्या होगा? देखिए समर, उसमें हम ये कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास चूँकि टूर्नामेंट में 4-5 दिन हैं, वैक्सीनेशंस इस वक्त तकरीबन सारे प्लेयर अराउंड द ग्लोब वैक्सीनेटेड हैं, फिर उनको एक अच्छा इन्वायरमेंट हम एक प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे। सो स्टिल वी आर ट्राइंग कि हम मज़ीद प्लेयर्स को इसमें पुल इन कर सकें, और ये जो 6 प्लेयर्स हैं इनको पूरा कर सकें। अगर इन केस ना कर सके तो हमारे पास जो ड्राफ्ट में बाकी प्लेयर रिमेनिंग है उनको हम नेशनल जो प्लेयर्स हैं उनको शामिल करके इसको पूरा किया जाएगा। दूसरा, जो क्राउड के वाले से क्या फैसला है? वैक्सीनेटेड लोग वहाँ पे लाओ होंगे, क्या होगा, किस तरह से करेंगे मैनेज? देखिए, एनसीओसी के साथ हमारी काफ़ी डिस्कशन चल रही थी, और हमें एक तो 25% ऑफ द क्राउड हमें परमिशन उसकी दी गई है, और उसकी हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड किस्म की एसओपीज़। आप देखें बरतानिया में इस वक्त फुल क्राउड ऑन है बिकॉज वैक्सीनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो हम एक तो वैक्सीनेशन सेंटर भी हम लगा रहे हैं ग्राउंड के बाहर, ताकि लोग इनकरेज हों, आएँ, वैक्सीनेशन करवाएं। जैसे भी आपने एक्सपो सेंटर कराची के इमेजेस भी देखे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इनकरेज करें कि अभी से लोगों ने वैक्सीनेशन कराना शुरू कर दी है, बिकॉज दे वांट टू एंटर इनटू द स्टेडियम, और वो एक्शंस लाइव देखना चाह रहे हैं। पूरी दुनिया से रिस्पांस क्या है? पर्टिकुलरली मुझे मकबूजा कश्मीर के अवाम का रिस्पांस मैं जानना चाहता हूँ, चूँकि कश्मीर प्रीमियर लीग है और कश्मीर के नाम की वजह से ही भारत को ज़्यादा तकलीफ है। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम की तरफ से क्या फीडबैक आ रहा है इस लीग को लेकर? अच्छा समर, मैं काश के मैं आई मीन टेलीफोन पे मैं इसको मोबाइल फ़ोन पे आपको मैं दिखा सकता कि जो वहाँ से के इमोशंस, वहाँ के सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, इतने इनकरेजिंग हैं, आई कैन नॉट टेल यू। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ के लोग एक तो कह रहे हैं कि हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इसको, भारत इसको लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं करने देगा, जैसे कि हम 27 मुल्कों में इसको ब्रॉडकास्ट करने जा रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज होगा फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड के अराउंड द ग्लोब ये लीग देखी जाएगी। तो भारत के जो इस वक्त कश्मीरीज हैं वो ये लीग देखना चाह रहे हैं। सो हम अपने ब्रॉडकास्टर से हम बात कर रहे हैं कि अगर हम वहाँ का गेटवे खोल दें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, तो कम से कम आप ये जो फेसबुक पे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इसके ऊपर जो है ना आप उसको देख सकें। सो हम अभी बात कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर जो इंडियन साइड, जो इंडिया ने जबरी तौर पे उसको जो है ना वो किया हुआ है, बल्कि 5 अगस्त का भी वो आने वाला है, वो भी आपको एक उसकी सिग्निफिकेंस पता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रीम हम वहाँ पे भेजें और लोग देखें, मैचेस एंजॉय करें। लीग के प्रेसिडेंट आरिफ मलिक साहब जो है वो डिटरमेंट है, वो कह रहे हैं कि भारत की तरफ से साजिशें जो की गई लीग को नाकाम बनाने के लिए, उसके बाद इनका जज्बा लीग की कामयाबी के लिए, इसको मज़ीद आगे लेके जाने के हवाले से बहुत ज़्यादा बड़ा है, कम नहीं हुआ। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।